नमस्कार। जैसे ही राहुल गांधी सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों का पर्दाफाश करते हैं, एक टूल किट गैंग जो है वो सक्रिय हो जाता है। दोस्तों, तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला यह पत्रकार जो है इस व्हाट्सएप फॉरवर्ड के साथ सामने उभर कर आ जाता है और यह कहता है कि जो लोग गौतम अडानी पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग देश का नुकसान कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार, जिस पर दंगा भड़काने को लेकर आरोप है दोस्तों, इस ट्वीट के साथ सामने उभर कर आ जाता है। मगर सबसे शॉकिंग बात, एनडीटीवी जिस पर कब्जा है गौतम अडानी का, वो लोग इंटरव्यू करते हैं जीवी के ग्रुप के प्रमुख संजय रेड्डी का। संजय रेड्डी कहते हैं कि राहुल गांधी जो भी कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। आज मेरा एक सवाल एनडीटीवी से, क्या उन्होंने जीवी के ग्रुप के प्रमुख संजय रेड्डी से वो बुनियादी सवाल किए जो एक पत्रकार को करने चाहिए? अगर जीवीके के प्रमुख संजय रेड्डी राहुल गांधी के बयानों को झूठा करार दे रहे हैं, तो क्या उनके बयानों की पोल खोल करना एनडीटीवी का कर्तव्य नहीं था? दरअसल आपको यह जानना पड़ेगा कि राहुल गांधी के किस बयान को लेकर मिर्ची लगी। राहुल गांधी ने संसद में अपने बयान में कहा कि जीवीके ग्रुप के पास मुंबई एयरपोर्ट का जिम्मा था, मगर फिर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल किया गया, उन पर दबाव बनाया गया। नतीजा यह हुआ कि जीवीके ग्रुप को मुंबई एयरपोर्ट का जिम्मा सौंपना पड़ा अडानी ग्रुप को। यह तमाम तथ्य हैं दोस्तों। इस पर कायदे से एनडीटीवी को सवाल पूछना चाहिए था संजय रेड्डी से, मगर उन्होंने नहीं पूछा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी के किस बयान से यह टूल किट गिरोह जो है वो सक्रिय हुआ है। आपके स्क्रीन पर राहुल का बयान। एजेंसीज को सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हाथों में कर दिया। जैसे मैंने कहा ना, उनके इस बयान के आने के बाद जीवीके ग्रुप के प्रमुख एनडीटीवी पर इंटरव्यू देने लगते हैं। मगर आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखने वाला हूं जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले दोस्तों, इस तारीख पर गौर कीजिए, जून 26। यह वो तारीख है दोस्तों जब जीवीके ग्रुप, जिसके पास मुंबई एयरपोर्ट का जिम्मा था, उन पर सीबीआई जो है वो केस करती है। न सिर्फ केस करती है दोस्तों, उस केस के डिटेल्स क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। The CBI had in July 2020 registered a case against Dr. GVK Reddy, chairman of the GVK Group, MIAL and others for allegedly irregularities worth 705 crores in the development of the Mumbai airport. 705 करोड़ का केस करती है सीबीआई जीवीके ग्रुप के ऊपर। बात वहां नहीं रुकती। उसके बाद अब इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, तारीख है 1 जुलाई। सीबीआई जीवीके ग्रुप के जो तमाम ठिकाने हैं वहां पर सर्चेस करती है, रेड मारती है। फिर सिर्फ एक हफ्ते बाद प्रवर्तन निदेशालय जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो दर्ज करती है जीवीके ग्रुप के खिलाफ, और उसके बाद सीबीआई जो है वो समन जारी करती है। इस क्रोनोलॉजी पर निगाह डालिए दोस्तों जो मैं आपके सामने ला रहा हूं। बात वहां नहीं रुकती है। 31 अगस्त, अब इस तारीख पर गौर कीजिएगा, जीवीके अडानी ग्रुप के साथ एक समझौते पर दस्तखत करती है कि हम अडानी ग्रुप के साथ जो है सहयोग करेंगे, और यह है आपके सामने वो सहयोगनामा। यह सहयोगनामा क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सबसे ऊपर देखिए, तारीख देखिए 31 अगस्त 2020। ये वो तारीख है जिससे पहले सीबीआई रेड डाल चुकी थी, ईडी केस दर्ज कर चुका था, और उसके बाद वो लोग ये सहयोग करते हैं अडानी ग्रुप के साथ। सहयोग क्या कहता है? जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टुडे अनाउंस्ड that it, along with its subsidiaries GVK Airport Developers Limited and GVK Airport Holdings Limited, have agreed to cooperate with Adani Airport Holdings Limited, the flagship holding company of Adani Group, for its airports business. हिंदी में अगर इसका अनुवाद करूं तो 31 जुलाई 2020 को
जीवीके ग्रुप ने अडानी ग्रुप के साथ जो है वो समझौता किया। अब मैं आपको एक और दिलचस्प तथ्य बताता हूं। इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, 2 जनवरी 2023 यानी अभी से सिर्फ 1 महीने पहले की बात है। अब जो मैं बताने वाला हूं आपके होश उड़ जाने वाले हैं। सीबीआई ने जो केस जीवीके ग्रुप के खिलाफ किया था उसे उन्होंने वापस ले लिया। इस खबर के मुताबिक, खबर क्या कहती है? द सीबीआई on Monday informed a special court that no government official was found to be involved in the corruption case registered against GVK Group and others in connection with the operation and maintenance of Mumbai Airport as a part of the joint venture called Mumbai International Airport Limited। यानी कि जो 705 करोड़ का केस था, सीबीआई ने जो केस दर्ज किया था उन्होंने वापस ले लिया। यानी कि जैसे ही उस एयरपोर्ट का पूरा जिम्मा जीवीके ग्रुप ने अडानी ग्रुप को सौंप दिया, आज से ठीक 1 महीने पहले सीबीआई ने केस वापस ले लिया। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं एनडीटीवी से भी और संजय रेड्डी साहब से, क्योंकि अगर वो मेरे सामने बैठे होते तो मैं सवाल उनसे पूछता। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो भी कहा झूठ कहा, आप पर कोई दबाव नहीं था, मगर यह कैसा इत्तेफाक है कि आप पर 705 करोड़ का केस सीबीआई भी दर्ज करती है, ईडी भी दर्ज करती है, और फिर उन रेड्स के बाद आप अडानी के शरण में चले जाते हैं और उनके साथ ये दस्तखत करते हैं और मुंबई एयरपोर्ट का जिम्मा जो है सौंप देते हैं अडानी को। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि दरअसल एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा जीवीके ग्रुप ने, आपके स्क्रीन पर एक एक करके आ रहा है। जीवीके समूह के वाइस चेयरमैन जीवी संजय रेड्डी ने कांग्रेस सांसद के उस आरोप का खंडन किया है जिसमें कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने जीवीके समूह पर दबाव डाला और समूह से मुंबई एयरपोर्ट को अपहृत कर यानी हाईजैक कर इसे अडानी समूह को सौंप दिया। रेड्डी ने आज एनडीटीवी से कहा, मुंबई एयरपोर्ट को बेचने के लिए अडानी समूह या किसी और की तरफ से कोई दबाव नहीं था। आगे रेड्डी क्या कहते हैं, गौर कीजिएगा। मैं इस लेन देन की पृष्ठभूमि के बारे में बताता हूं। आप जानते हैं शायद उससे बिक्री से 1 साल पहले हम धन उगाहने पर विचार कर रहे थे, क्योंकि हमारी एयरपोर्ट होल्डिंग कंपनी में हमने लगभग 10 साल पहले कर्ज उठाया था, जब हमने बेंगलुरु एयरपोर्ट का अधिग्रहण किया था और कर्ज बकाया हो रहा था। इसलिए हम निवेशकों से बात कर रहे थे और हमने 3 निवेशकों के साथ करार किया था। तो यहां 2 चीजें कह रहे हैं कि मोदी सरकार का कोई दबाव नहीं था, हम पर कर्जा था और वो कर्जा चुकाने के लिए जो है हमने करार किया। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, ये रेड कहां से बीच में आ गई साहब? ये जो तमाम रेड्स मारी गई हैं ये तो काफी मायने रखती हैं। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अडानी ग्रुप को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 एयरपोर्ट्स का जिम्मा दिया गया था। क्या आप जानते हैं मोदी सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और नीति आयोग ने इसका विरोध किया था। उन्होंने क्या कहा था कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा, मगर उससे पहले मैंने आपको बतलाया था कि टूल किट गिरोह किस तरह से सक्रिय हो गया। सबसे पहले मैं आपको उस पत्रकार का यह बयान सुनाना चाहूंगा जिसने पूरा बयान एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आधार पर दिया है। उसने ट्विटर पर अपना यह संदेश दिया है और इसका लब्बो लबाब यह है कि जो लोग अडानी पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग देश का नुकसान कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहा है। कभी आपने सोचा है एप्पल, गूगल, फेसबुक, इलॉन मस्क, जैक मा, ये सब इतने बड़े बड़े उद्योगपति कैसे बन गए? और क्या इनके अपने देशों में भी जहां ये रहते हैं, जहां ये कंपनियां काम करती हैं, वहां के लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं? क्या इन पर भी यही आरोप लगते हैं कि सरकारों ने इन्हें बना दिया? और बड़ी बात यह है कि क्या आज कोई भी सरकार किसी भी उद्योगपति को इतना बड़ा बना सकती है कि वो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए? क्या सैमसंग कंपनी जो साउथ कोरिया में है उसे भी ऐसे ही आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है? क्या बोइंग कंपनी जो अमेरिका की है वहां के लोग बोइंग की आलोचना करते हैं या इस पर गर्व करते हैं? मर्सिडीज, BMW जैसी कंपनियां हैं, क्या जर्मनी के लोग इन कंपनियों को गाली देते हैं या इन पर गर्व करते हैं?
आज आप सबके लिए यह सोचने की बात है कि एक फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि एक मनगढ़ंत कहानी को इस तरह से पेश किया जाए कि कहानी कहने वाले को सबूत ना देने पड़े और बिना सबूत के ही जनता इस पूरी कहानी में विश्वास करने लगे। आज मैंने आपके सामने कुछ सवाल रखे दोस्तों। क्या यह सवाल इस पत्रकार को नहीं पूछना चाहिए या पत्रकारों को नहीं पूछना चाहिए? बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। एक और पत्रकार मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का, जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस दर्ज है, वो क्या कह रहा है? संसद में राहुल गांधी के संबोधन के दौरान अडानी के शेयर्स में अपवर्ड ट्रेंड दिखा, यानी कि अडानी के शेयर्स में बढ़ोतरी देखी गई। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का पत्रकार सेवा कर रहा है अडानी की। मगर मैं तिहाड़ जेल में नाम रोशन करने वाला जो वो पत्रकार है, उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपके सामने तथ्य हैं। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि गौतम अडानी के भाई कुछ फर्जी कंपनियां बहामास और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में चला रहे थे। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, जीवीके ग्रुप पर जिस तरह का दबाव बनाया गया, मैंने तथ्यों के साथ आपके सामने पेश किया। इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एलआईसी ने जो करीब 30,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में लगाया, क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि अडानी ग्रुप ने भारतीय जनता पार्टी को कितना चुनावी चंदा दिया? इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, अडानी ग्रुप जो 2014 में 609वें नंबर पर था, आज दूसरे नंबर पर आ गया है मोदी सरकार की कृपा से। और जैसा कि ये तस्वीरें बता रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक विमान के अंदर गौतम अडानी के साथ वक्त बिता रहे हैं, यानी कि उनके साथ नजदीकी थी। और यह तस्वीर जो है वो 2014 के पहले की है। और 2014 के बाद गौतम अडानी जी को किस तरह से प्राथमिकता दी गई, वो बाकायदा प्रमाण के तौर पर हर जगह मौजूद है। अब इस तस्वीर को, जो तरक्की गौतम अडानी जी की हुई है, उसके साथ जोड़ के क्यों ना देखा जाए? और यह पत्रकार इस पर सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि मोदी सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स था, उन्होंने खुद आपत्ति दर्ज की थी कि 6 के 6 एयरपोर्ट्स एक कंपनी को ना दिए जाएं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्या कहा था, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कहा था कि एक ही औद्योगिक समूह को 6 एयरपोर्ट्स नहीं दिए जाने चाहिए, और उसके 2 कारण थे। सबसे पहला कारण, वित्तीय खतरा, फाइनेंशियल रिस्क। जब आप एक ही कंपनी को 6-6 एयरपोर्ट्स दे देते हैं तो उससे जुड़ जाता है एक वित्तीय खतरा। दूसरी बात, परफॉर्मेंस इश्यूज, यानी कि जब आप एक ही कंपनी को 6-6 जिम्मेदारियां यानी कि 6-6 एयरपोर्ट्स देते हैं, तो उन एयरपोर्ट्स के जरिए लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, उसको लेकर भी सवालिया निशान उठता है। और ये कोई और नहीं, मोदी सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कर रहा है। और उन्होंने मिसाल किसकी दी? उन्होंने मिसाल दी दिल्ली के बिजली वितरण की। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में बिजली वितरण किया जा रहा था तो उसे 3 जोन्स में डिवाइड किया गया था। अब एक ही कंपनी को तीनों जोन्स का जिम्मा दिया जा सकता था, मगर एक के बदले 2 कंपनियों को दिया गया, ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे, जो आम लोग हैं उन तक बेहतर सर्विसेज पहुंचाई जाए। यह था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब मैं आपको बताता हूं नीति आयोग ने इस मुद्दे पर क्या कहा। A bidder lacking sufficient technical capacity can well jeopardize the project and compromise the quality of services that the government is committed to provide. हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करूं तो मोदी सरकार की नीति आयोग ने कहा कि हम अगर एयरपोर्ट्स का जिम्मा किसी औद्योगिक समूह को दे रहे हैं तो यह बहुत जरूरी है कि उसके पास तजुर्बा होना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास तजुर्बा नहीं होगा तो इसका सीधा असर गुणवत्ता पर पड़ेगा, इसका सीधा असर पड़ेगा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पर, जो कि आम लोगों को दी जाती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और नीति आयोग दोनों ने
जब अडानी को एक नहीं, दो नहीं, 6 एयरपोर्ट्स का जिम्मा दिया जा रहा था, उसका विरोध किया था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एनडीटीवी या आज तक का वो पत्रकार या मुकेश अंबानी का वो पत्रकार जब वो प्रोपेगेंडा कर रहा था, क्या इन्हें ये सरल से सवाल नहीं पूछने चाहिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं? मैंने आपके सामने बाकायदा तथ्य रखे कि सीबीआई का क्या दबाव था जीवीके के ऊपर, प्रवर्तन निदेशालय का क्या दबाव था, और जब उन्होंने गौतम अडानी के साथ एयरपोर्ट को लेकर करार कर लिया, समझौता कर लिया, अब से ठीक 1 महीने पहले सीबीआई ने अपना केस वापस ले लिया। ये सब क्या है मित्रों? और दूसरा और अहम सवाल, खुद मोदी सरकार के 2 अहम मंत्रालय, 2 अहम विभाग इसका विरोध कर रहे थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं अपने इस मंच के जरिए, अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म, अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म के सामने, आपके सामने ये बातें रख रहा हूं, और ये जो तमाम बातें हैं ये तथ्यों पर आधार है। मैं चुनौती देता हूं, इससे गलत साबित करके दिखाएं। तो जब ये तथ्य हैं तो क्या ये सवाल हमारा मीडिया नहीं कर सकता? ये तो हकीकत है ना। तो इस हकीकत से क्यों बचना, और ये टूल किट आखिर क्यों सक्रिय हो गया है? मगर हम तो सवाल पूछेंगे, तो रुकने नहीं वाले हैं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।